गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम में। चैनल आपका प्रिय डेली न्यूज़ इंडिया 1.0। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, मोदी सरकार ने भारत की प्रमुख एयरलाइंस से कहा है कि वो चाइना के लिए एयरलाइंस जल्दी स्टार्ट करें, यानी कि फ्लाइट्स जल्दी स्टार्ट करें। अचानक से मोदी जी का चीन के प्रति प्रेम उमड़ आया है। अभी तक तो चीन दुश्मन था और अब चूंकि अमेरिका थोड़ी सी लाल आंखें दिखा रहा है तो भारत फिर से दौड़कर हिंदी चीनी भाई भाई कर रहा है। उन्हें शायद पंडित नेहरू के समय का हिंदी चीनी भाई भाई अब याद नहीं है। क्या किया जाए, ये राजनीति और कूटनीति कब कुटिल नीति में बदल जाए नहीं पता। ट्रंप साहब ने एक बार फिर से याद दिलाया कि भैया मैं हिंदुस्तान से बात नहीं करूंगा, कोई बात करके फायदा नहीं। सबसे पहले तो आपको अगर देखा जाए तो डील स्ट्राइक करनी है। पहले डील करो, बाद में मुझसे बात करो, देन एनी टॉक्स विल रिज्यूम। रशिया की एक नई मिसाइल बुरवेस्निक का टेस्टिंग होने जा रहा है और ये दुनिया की पहले न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल होगी। मैंने पहले भी इसके ऊपर चर्चा की है, लेकिन अब इसकी टेस्टिंग का टाइम नज़दीक आ गया है और अमेरिका और नेटो इससे खौफ में है, क्योंकि इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। जहां इंटरसेप्ट करोगे वहीं नीचे गिरेगी, वहां नीचे गिरेगी तो पता लग रहा है रेडिएशन फैलेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड है। ये दुनिया की पहली ऐसी मिसाइल है जिसमें छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। और आपको सुन के हैरानी होगी, बाकी मिसाइल तो थोड़ी बहुत उड़कर फिर एग्जॉस्ट हो जाती हैं, गिर जाती हैं, उनका सॉलिड या लिक्विड फ्यूल खत्म हो जाता है। लेकिन ये मिसाइल अपने न्यूक्लियर फ्यूल की बदौलत 20 साल तक दुनिया के चक्कर काट सकती है। 20 साल तक। ये सोचकर तो इंसान एक बार को फिर से चेक करेगा, क्या वास्तव में कोई ऐसी मिसाइल है जो 20 साल का चक्कर काट सकती है। जी हाँ, पहली बार जहाज़ों से निकलकर, सबमरीन से निकल के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिसाइल्स में आई है। और इसका पहले एक बार एक फेटल परीक्षण भी हो चुका है, जहाँ पर रशिया के 6 या 7 एटॉमिक साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं, जहाँ इस मिसाइल का एक फेल्ड टेस्टिंग हुआ था। और बैरेंट सी के अंदर जब ये क्रैश होकर गिरी थी तो उसका न्यूक्लियर जो आपका मटेरियल है उसको निकालने के चक्कर में विस्फोट हुआ और 7 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए थे। तो आप सबका स्वागत। और नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि थोड़े समय पहले इसको रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। आप आते हैं तो हमें खुशी होती है कि आप हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं। तो पहले आपके सो कॉल्ड इशू के ऊपर आते हैं कि मोदी जी ने भारत की एयरलाइंस को आदेश दिया है कि आप डायरेक्ट फ्लाइट चाइना के साथ स्टार्ट कीजिए और जो व्यापार है, जो टूरिज्म है या एजुकेशनल एक्सचेंज है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अब चाइना में तो बहुत सारे छात्र हमारे पढ़ने भी जाते हैं, MBBS वगैरह करने भी जाते हैं, कुछ और कोर्सेज भी करने चाहते हैं। लेकिन गलवान के संघर्ष के बाद 2020 में और फिर कोविड आ गया था और हमने ये पाया है कि सारी फ्लाइट्स रोक दी गई थी और व्यापार के अंदर भी काफ़ी रुकावटें डाल दी गई थी। रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी आ गए थे, कई ऐप भी बैन कर दिए गए थे, टिकटॉक भी उनमें से एक था, आपको पता ही है। लेकिन अचानक से जब अमेरिका का प्रेशर बढ़ा है तो भारत अब लगातार फिर से कोशिश कर रहा है कि अब जाए तो जाए काम। फिर से अब पुराना दुश्मन चीन याद आ गया। नेहरू जी की तो मजम्मत करते ये लोग घबराते नहीं, क्योंकि वो जब हिंदी चीनी भाई भाई करते थे तो इनको लगता था कि उन्होंने देश को धोखा दिया। और अगर मोदी जी हिंदी चीनी भाई भाई करें तो फिर आप उसके कशीदे पढ़िए। बल्कि मैं तो गोदी मीडिया को देखकर कई बार हैरान होता हूँ कि ये गोदी मीडिया जो ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, जब वो दरअसल पहले कुछ कहता था तो कहा जाता था कि राहुल गांधी के रिश्ते हैं ग्लोबल टाइम्स से, राहुल गांधी के सीक्रेट रिश्ते हैं चाइना से और ना जाने क्या क्या डील होती है इनकी उनसे।
और अब भगवान जाने मोदी सरकार के रिश्ते पैदा हो रहे हैं, तो वही गोदी मीडिया जो पहले राहुल गांधी के अंदर सारी कमियां निकालते थे, अब वो उसके कशीदे पड़ रहे हैं सब। अब तारीफ निकल रही है उनके मुंह से कि ग्लोबल टाइम्स ऐसा है, ग्लोबल टाइम्स वैसा है। और यही ग्लोबल टाइम्स ऐसा है जिसने पिछले 2 दिन के अंदर फिर से भारत को कंडेम किया है। एक तो फिलीपाइंस के मामले में कंडेम किया है और कुछ और मामलों के अंदर भी कंडेम किया है। साथ में LAC के पास वो एक बड़ी रेलवे लाइन भी बना रहा है जो कि लहासा से लेके एक किस्म से क्या कहते हैं जिनजियांग तक जाएगी, जिसके द्वारा पहली बार चाइना साउथ वेस्ट चाइना जो है वो नॉर्थ वेस्ट चाइना जो है साउथ वेस्ट चाइना से रेलवे के द्वारा जुड़ जाएगा, जो 4,500 मीटर की ऊंचाई यानी कि 15,000 फीट की ऊंचाई पे रेलवे जाएगी। लेकिन ये चौथी ऐसी लाइन होगी जो कि लहासा से अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए निकलेगी। अब डायरेक्ट फ्लाइट्स की जो घोषणा तो SCO समिट में हो जाएगी इस टाइम, हालांकि पहले भी बात हो चुकी थी इस बारे में, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसका ऑफिशियल जो डिक्लेरेशन है अभी SCO समिट में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। हालांकि प्रधानमंत्री जब वहाँ जाएंगे तो तभी ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन भी इसका आने जा रहा है। अब अभी तक जो चाइना के साथ जितनी भी जो फ्लाइट्स थी वो निलंबित कर दी गई थी, सस्पेंड कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से भारत ने अपने बाइलैटरल मुद्दों को सुधारने के लिए चीन के साथ एक बार फिर से नए संबंध स्थापित करने का फैसला किया है और जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है अपनी उसको बैलेंस करते हुए अब मुझे लगता है कि एक नया जियोपॉलिटिकल इक्वेशन बनाने की भारत चीन के साथ कोशिश कर रहा है। कोशिश ये भी कि भारत और चीन के बीच में तनाव कम भी हो जाए, लेकिन एक साइड में भारत जहां फ्लाइट शुरू करने की बात करता है वहीं फिलीपाइंस के साथ मिलकर वो साउथ चाइना सी में नेवल एक्सरसाइज भी करता है। तो ये भी दोहरी नीति हो गई। चाइना तो दोहरी नीति करता ही है, लेकिन भारत भी दोहरी नीति कर रहा है, एक तरफ अटैक करता है एक तरफ डिफेंड करता है। 2020 के बाद आपको मालूम है कि भारत ने करीब 59 चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन अब थोड़े बहुत एटलीस्ट खैर वो प्रतिबंध तो अभी तक हटे नहीं, टिकटॉक तो अभी भी भारत में नहीं आया है, पर कहीं ना कहीं अब शायद चाइना की भी जो एयरलाइंस हैं, चाइना एयरलाइंस, सदर्न चाइना, चाइना ईस्टर्न, वो भी शायद भारत का बाज़ार कैप्चर करने में अभी मुझे लगता है जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। और इंडिगो और एयर इंडिया भी पहले वहाँ पर जाती थी, और इंडिगो ने 2019 में दिल्ली चेंगदू और कोलकाता ग्वांगझोउ मार्गों पर अपनी सेवाएं शुरू की थी। अब देखते हैं क्या होता है, क्या फिर से स्लॉट उनको क्या कहते देने पड़ेंगे। ग्राउंड हैंडलिंग के कॉन्ट्रैक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स सी कि हाउ अर्ली दीज सर्विसेज कैन बी रिज्यूम्ड, तभी कुछ हो पाएगा। एक और मुद्दे पे आते हैं जहां पर ट्रंप साहब ने एक बार फिर से कह दिया कि भारत के ऊपर ट्रंप के जो तेवर है ना, वो दरअसल ठंडे होने का नाम ही नहीं ले रहे साहब। अब भी वो क्या कहते हैं, बहुत गर्म रुख है उनका। वो कहते हैं अब तो बात तब होगी जब मामला सुलझेगा, हम उससे पहले कोई बात करने को तैयार नहीं है, तब तक कोई नई व्यापारिक बातचीत भी नहीं होगी। बात बड़ी सिंपल है, 25 अगस्त को जो अमेरिका की टीम ने आना था, हम ये समझ के चलें कि अब वो टीम भारत नहीं आएगी, और एक किस्म से भारत से कह दिया गया है कि जो मसला, जो पेपर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपका काम उसे एक्सेप्ट करके उस पर साइन करना है, और मैं आपके साथ कोई ऐसी कंसेशन देने को तैयार नहीं हूँ जो कंसेशन मैंने किसी और को नहीं दी है। अगर जापान को कंसेशन नहीं दी, अगर साथ में EU के 27 देशों को कंसेशन नहीं दी, कोरिया ऑस्ट्रेलिया को कंसेशन नहीं दी, या इसके अलावा ब्रिटेन को कंसेशन दी, तो ये तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं भारत को कंसेशन दे दूं? और भारत तो उतना पावरफुल कंट्री भी नहीं है। यूरोप के देश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोरिया हो या जापान हो, वो तो पावरफुल देश हैं, इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल हैं, और उनकी तो हैसियत भी बहुत बड़ी है। हमारी हैसियत उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर भारत के साथ अलग ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आपने जो 50% का जो शुल्क लगाया है, तो व्यापार वार्ताएं क्या तेज होंगी, तो उनका कहना नहीं, जब तक हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे कोई वार्ता नहीं होगी, कोई भी इसके ऊपर बातचीत नहीं होगी। हालांकि
अमेरिका की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो थोड़ा बहुत फिर भी नरम रुख लेके चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कोई ऐसा रुख अपनाएंगे, ख़ास तौर से ट्रंप साहब, जिससे मैं ये कहूँ कि भारत के प्रति कोई नरम दिली उनकी हमारे सामने आए। एक और खबर पे आते हैं कि जो नई मिसाइल का जो टेस्टिंग है, मैंने पहले भी इसके ऊपर खबर दी है और अब ये टेस्टिंग बिल्कुल नज़दीक आ गया है। बुरेवेस्निक ये एक मिसाइल है और ये दुनिया की पहली न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली मिसाइल होगी। भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जहाँ भी जाके फूटेगी वो एटम बम का ही काम करेगी, भले छोटा एटम बम हो लेकिन होगा तो एटम बम ना अल्टीमेटली। ऐसे में जो नेटो के मेंबर्स हों या बाकी जो दुश्मन कंट्री हैं, उनके दिलों में एक किस्म से खौफ आना तो स्वाभाविक है। और पहले इसका एक परीक्षण मैंने आपसे कहा था फेल हो चुका है, और जिसमें करीब करीब 6 या 7 रशिया के जो एटॉमिक एनर्जी के साइंटिस्ट हैं उनकी मौत हो गई कि जब वो क्रैश्ड मिसाइल के पार्ट्स को, न्यूक्लियर पार्ट्स को बैरेंट सी के अंदर रेस्क्यू करने के नीचे गए तो उसमें विस्फोट हो गया था और जिसमें वो 6 या 7 एटॉमिक एनर्जी के साइंटिस्ट मारे गए थे। लेकिन अब पिछले साल इसका कोई और टेस्टिंग शायद हुआ था, उस पर कामयाब हो गई है और अब एक फाइनल टेस्टिंग होने जा रहा है। अब देखते हैं, इसका 9M730 क्रूज मिसाइल है, इसका नंबर है, और नेटो उसको SSC-X9 स्काईफॉल का नाम देती है। और ये आर्कटिक के अंदर नोवाया जेमलिया, जी हाँ, नोवाया जेमलिया का एक रेंज है जहाँ पर रशिया अपने सारे एटॉमिक टेस्ट करता है। ये वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। 7 अगस्त से 12 अगस्त को ये टोटल पहले से चेतावनी आ चुकी है, जिसे नोटम कहता है। ये जब भी कोई बड़ी मिसाइल टेस्टिंग की जाती है तो उसके लिए एक नोटम इशू किया जाता है, या नेवल एक्सरसाइज की जाती है पर्टिकुलर एरिया में तो एक नोटम इशू किया जाता है पूरी दुनिया में। नोटम का मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन। नोटिस टू एयरमैन का मतलब कि कोई भी आसपास कोई जहाज हो या कोई एरोप्लेन हो, वो उस एरिया से ना गुजरे जहाँ पर ये टेस्टिंग हो रही है, तो इसे नोटम कहा जाता है। तो 40,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में नोटम इशू किया गया है और उस एरिया में कम से कम 4 रशियन शिप्स हैं और कुछ और भी हैं जो कि अल्टीमेटली बैरेंट सी के आसपास हैं, जिनको तैनात किया गया है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और टेस्ट की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। द बैरेंट्स ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट आती है, वो कहते हैं कि कई हफ्तों से तैयारियां चल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करने जा रहा है, लेकिन अब अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बुरेवेस्निक की जो मिसाइल है, बुरेवेस्निक जो है, उसका टेस्टिंग होने जा रहा है। अब बाकी एक हो सकता कुछ और भी हो, लेकिन फ़िलहाल तो यही समझ में आ रहा है कि इसी का टेस्टिंग होगा और इसको एक किस्म से कोई जीत नहीं सकता। ये अजय हथियार है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। जहाँ गिरेगा वहीं एटम बम के रूप में तबाही करेगा, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं रही है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया है ख़ास तौर से साउथ चाइना सी से, जहाँ पे एक फिलीपाइंस की कोस्ट गार्ड का पीछा करते हुए 2 चाइनीज शिप्स आपस में टकरा गए। अजीब सी कहानी है साहब, 2 चाइना के नेवल शिप्स आपस में टकरा गए और वो चाइना का, अपना फिलीपाइंस का जो कोस्ट गार्ड का शिप था उसका पीछा कर रहे थे। मैं तो समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। चाइना के जो कोस्ट गार्ड का शिप था उसने फिलीपाइंस के जहाज़ पर पानी की बौछार की और उसके बाद तुरंत बाद वो चीन के ही एक जहाज़ से टकरा गया, वो भी दूसरा फ्रिगेट था। 2 चीन की नेवी के जहाज़ जो हैं वो आपस में टकरा गए और इसका वीडियो भी सामने आ गया। बड़ी हैरान कर देने वाली चीज़ है साहब ये, कि ऐसा कैसे हुआ कि 2 चाइनीज शिप्स अपने आप को इतनी दूरी पर नहीं रख पाए कि जहाँ से वो दोनों सेफली एक थोड़ी दूरी पर चल सकें। और ये स्कारबोरो शोल एक कोई मुझे लगता है कि फिलीपाइंस का जो कोस्ट गार्ड का जो शिप था उसको रोकने के चक्कर में 2 चाइनीज़ जो शिप्स थे नेवल के, उनकी आपस में टक्कर हुई है। मुझे लगता है कि ये एक अजीब सी कहानी है और जो हुआ सो हुआ। अब तो वीडियोस भी इसके आए हुए हैं, यूट्यूब के ऊपर भी हैं, और जहाँ पे ये आपस में टक्कर हो गया, दोनों जहाज़ों को काफ़ी डैमेज भी हुआ है और सोशल मीडिया पे ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। और चाइनीज़ नेवी और कोस्ट गार्ड की ना बड़ी फजीयत हो रही है इससे कि अब कितने बेवकूफ़ किस्म के आदमी हैं लोग सारे के सारे, इन्हें इतनी अक्ल नहीं है
कि तुम किसी और कोस्ट गार्ड के शिप का पीछा कर रहे हो और तुम आपस में टकरा रहे हो, और तुम मतलब उस पर क्या आप आक्रमण करोगे? अगर तुम अपने आप को ही नहीं संभाल पाते तो तुम क्या करोगे? तो ना केवल फजीयत हुई है सोशल मीडिया पे, पूरी दुनिया में लोग इसके ऊपर हंस रहे हैं। तो आप जाएंगे अगर यूट्यूब के ऊपर तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे सारे के सारे। तो इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हैं और आते रहिएगा, अधिक से अधिक नंबर में आइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी रिपोर्टिंग को आगे बढ़ाने में आप हमारा एनकरेजमेंट भी बनेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं जल्दी अगले अंक में। विदा लेता हूँ आपसे, गुड नाइट।